हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 4 है। चलिए, लेक्चर नंबर 4। ठीक है सर, आज क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेटा आज हम दो इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे, दैट इज अल्टरेशन अल्टरेशन ऑफ एमओए। ठीक है, सेक्शन नंबर 13, अल्टरेशन ऑफ एओए, सेक्शन नंबर 14। ठीक है, ये दोनों सेक्शन हम कवर करने वाले हैं। अल्टरेशन ऑफ एमओए मतलब एमओए में किसी भी तरह का चेंज करना, जैसे कि नेम क्लॉज में चेंज करना। नेम क्लॉज में चेंज करने का मतलब क्या है कि कंपनी अपना नाम बदलना चाहती है। जैसे अभी रिसेंटली ग्रोफर्स कंपनी ने अपना नाम चेंज करके ब्लिंकिट कर लिया है ना। तो कई बार ऐसा होता है, अभी एक टाटा स्काई ने भी चेंज किया है, कुछ टैली करके रख लिया है। तो कंपनीज जब अपना नाम चेंज करती है उसके लिए नेम क्लॉज। सर समझा नहीं, अरे यार हर चीज को तुम कह दोगे कि नहीं समझा तो कैसे चलेगा दोस्त। रुको दिखाता हूं। जैसे यहां पर देखो, यहां पर नेम क्लॉज में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिखा हुआ है। अगर कल को हम इस रिलायंस का नाम चेंज करके जियो इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखना चाहेंगे, जियो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो यानी हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं नेम क्लॉज में। हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं नेम क्लॉज में। ठीक है, ओके। तो हम नेम क्लॉज चेंज करना सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज करना। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज करना। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज करने का मतलब है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज करना। क्योंकि एमओए में रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा एड्रेस मेंशन नहीं है मेरे बच्चा, पूरा एड्रेस मेंशन नहीं है, वहां पर सिर्फ स्टेट का नाम लिखा है। जैसे रिलायंस के हमने एमओए में मुंबई का नाम देखा, यस और नो। यस सर, हमने मुंबई का नाम देखा था। तो अगर हम मुंबई कह रहा हूं, आई एम सॉरी, महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का नाम देखा था, स्टेट का महाराष्ट्र का नाम देखा था। तो महाराष्ट्र से अगर हम उत्तर प्रदेश जाएंगे, महाराष्ट्र से अगर हम गोवा जाएंगे, महाराष्ट्र से अगर हम तमिलनाडु जाएंगे, यानी अगर हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करेंगे तब हमें एमओए में चेंज करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम विद इन दी स्टेट्स चेंज करते हैं, अगर हम विद इन दी स्टेट्स चेंज करते हैं, तो उस केस में मेरे बच्चा हमें एमओए को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर मेरा पुणे में ऑफिस है और मैं पुणे की एक गली से ऑफिस को, रजिस्टर्ड ऑफिस को दूसरी गली में चेंज कर रहा हूं, तो क्या एमओए में कोई चेंज आएगा? द आंसर इज नो। वहां पर पहले भी महाराष्ट्र लिखा हुआ था, अब भी महाराष्ट्र लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना। ऑब्जेक्ट क्लॉज में हो सकता है हम कोई नया ऑब्जेक्ट डालना चाहते हो। फिर हम सीखेंगे लाइबिलिटी क्लॉज को चेंज करना। सर लाइबिलिटी क्लॉज भी चेंज होता है क्या? हाँ, अगर आप अपनी कंपनी का टाइप बदल रहे हो, लिमिटेड कंपनी से अगर आप अपनी कंपनी को अनलिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तब लाइबिलिटी क्लॉज चेंज होता है, क्योंकि आप मेंबर्स की लाइबिलिटी को लिमिटेड से अनलिमिटेड या अनलिमिटेड से लिमिटेड कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाद, लाइबिलिटी क्लॉज के बाद आपका आएगा क्या कहते हैं, कैपिटल क्लॉज। ठीक है, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज की अगर मेरे बच्चा मैं बात करता हूं तो यहां पर ऑथोराइज शेयर कैपिटल, तो जब भी हम ऑथोराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाएंगे घटाएंगे, है ना, जब भी ऐसा करेंगे उसकी बात यहां पर हो रही है कैपिटल क्लॉज की। ठीक है, चलिए, क्या एसोसिएशन क्लॉज चेंज होता है? नहीं, एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज में चेंज नहीं होता। उसमें तो बस यही लिखा है ना कि हम लोग कंपनी बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या चेंज होगा, उसमें कोई चेंज होता नहीं है। बट क्या नॉमिनी क्लॉज में चेंज होता है? द आंसर इज यस। नॉमिनी क्लॉज सिर्फ कौन सी कंपनी में होता है? ओपीसी 1% कंपनी में होता है। और आपको पता है कि वहां पर अगर हम नॉमिनी क्लॉज में नॉमिनी का नाम बदल रहे हैं तो उसे एमओए का अल्टरेशन माना ही नहीं जाता।
एमओए का अल्टरेशन माना ही नहीं जाता, मतलब हमें सेक्शन 13 या कोई और रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बस 1% का जो मेंबर है जो चेंज करना चाहता है नॉमिनी को, वो 1% कंपनी को रिटर्न नोटिस देता है और 1% कंपनी आरओसी को नोटिस देती है और हम उसको चेंज कर लेते हैं। चलिए तो एक एक करके सारे पॉइंट को हम समझना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 13 स्टार्ट कैसे होता है? सेक्शन 30 कहता है कि कंपनी में का मतलब है अगर कंपनी चाहे तो अल्टर कर सकती है अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस को, लेकिन उसके लिए हमें लेना पड़ेगा मेंबर्स का अप्रूवल। मेंबर्स का अप्रूवल, कौन सा अप्रूवल लेना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वाला या स्पेशल रेजोल्यूशन वाला? तो यहां पर बोला है स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी जनरल रूल है, जनरल रूल लिखा हुआ है यहां पर कि कंपनी अगर तुम अपने एमओए के बातों को चेंज करना चाहती हो तो तुम्हें एसआर पास कराना पड़ेगा, एसआर पास कराना पड़ेगा। फर्दर मतलब और एडिशनली कंपनी को फाइल करना पड़ेगा, क्या? इस स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी फाइल करनी पड़ेगी अपने आरओसी के पास, अपने आरओसी के पास। ये हमने जनरल रूल पढ़ लिया, ये हमने क्या पढ़ लिया बेटा? जनरल रूल पढ़ लिया। अब हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक रूल, जैसे कि अगर कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है तो क्या होगा। तो यहां पर देखिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, थोड़ा सा इधर हो जाता हूं आपको दिखेगा। यहां पर देखिए मैंने चार्ट बनाया हुआ है, दैट इज चेंज इन नेम क्लॉज, यानी अगर कंपनी अपना नाम चेंज कर रही है तो क्या प्रोसीजर होगा। तो यहां पर बेटा दो टाइप होते हैं, एक होता है वॉलंटरी चेंज। वॉलंटरी चेंज मतलब कंपनी अपनी मर्जी से नाम चेंज कर रही है, किसी और के कहने पर नाम नहीं चेंज कर रही। और दूसरा आता है बेटा कंपलसरी चेंज। कंपलसरी चेंज में बेटा या तो आरओसी चेंज करने को बोलता है या सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को नाम चेंज करने को बोलती है, उसकी बात यहां पर हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर कंपनी अपनी मर्जी से नाम को चेंज करना चाहती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ग्रोफर्स ने अपनी कंपनी का नाम ब्लिंकिट कर लिया है, ब्लिंकिट कर लिया है, ठीक है, ओके। तो यहां पर हमें फॉलो करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 13। वो सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि आपको मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, यानी कोई भी कंपनी अगर अपना नाम खुद से चेंज करना चाहती है तो उसे क्या लगेगा? एसआर लगेगा। इतना ही नहीं, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के कोई कंपनी अपना नाम चेंज खुद से नहीं कर सकती, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा ये पावर डेलीगेट कर दी है आरओसी को। ये पावर किसको डेलीगेट कर दी? यानी एक्चुअली में अब हम किसके पास जाते हैं अप्रूवल लेने के लिए? आरओसी के पास एप्लीकेशन फाइल करते हैं। उसके बाद एसआर की कॉपी और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल हम फाइल करते हैं आरओसी के साथ। दोनों की कॉपी हम आरओसी के साथ फाइल करते हैं और जैसे ही हम आरओसी के साथ फाइल करते हैं, आरओसी इस चेंज को अपने पास सर्टिफाई करता है और इशू करता है एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन INC 25 फॉर्म। सर फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्यों इशू हो रहा है? बिकॉज बेटा पुराने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का पुराना नाम मेंशन था, इसीलिए आरओसी ने एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया है जिसमें कंपनी का नया नाम मेंशन होगा। तो ये पॉइंट हो गया बेटा वॉलंटरी चेंज में, ये पॉइंट हो गया वॉलंटरी चेंज में। यहां पर खास क्या है? एसआर लेना है और सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और सीजी ने अपनी ये पावर किसको डेलीगेट कर दी है? आरओसी को डेलीगेट कर दी है। आइए अब इस वाले पॉइंट पर आते हैं, कंपलसरी चेंज। बेटा कंपलसरी चेंज के भी ना दो पार्ट हैं। एक पार्ट आपको सेक्शन 4 में देखने को मिलेगा। यहां पर चार्ट इसीलिए बनाया गया है क्योंकि नाम चेंज करने का प्रोविजन सेक्शन 13 में भी है, नाम चेंज करने का प्रोविजन सेक्शन 4 में भी है, और नाम चेंज करने का प्रोविजन सेक्शन 16 में भी है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि कंपनी जब नाम चेंज कर रही है, कंपनी जब नाम चेंज कर रही है तो उसे कहां जाना है, उसे कहां जाना है। आपको सेक्शन आंसर में सेक्शन नंबर 13 लिखना है, सेक्शन नंबर 4 लिखना है या सेक्शन नंबर 16 लिखना है, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको पॉइंट पढ़कर, क्वेश्चन की केस स्टडी पढ़कर समझ आना चाहिए कि भाई ये मुझे कौन सी दिशा में भेज रहा है। चलिए स्टार्ट करें। यस सर, लॉ कहता है अगर कोई कंपनी रजिस्टर हो गई है, मतलब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है विद आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम,
या सिमिलर मतलब उससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता नाम है दूसरी कंपनी या किसी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। फॉर एग्जांपल अगर गुरप्रीत सर आज की तारीख में पेटीएम समोसा लिमिटेड खोलना चाहेंगे, क्या खोल सकते हैं? द आंसर इज नो। मैं ओपन नहीं कर सकता बिकॉज पेटीएम का जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो ओनर मैं नहीं हूं। वो ओनर कौन है? 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, एक ऐसी कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, उसके नाम पर ये पेटीएम है। और पेटीएम की ऐप भी बेटा वही चलाते हैं, पेटीएम की ऐप भी उन्हीं की बनाई हुई है, तो ट्रेडमार्क उनका है रजिस्टर्ड। अगर मैं कल को ये खोलना चाहूं सर्फ एक्सल समोसा लिमिटेड, तो सर्फ एक्सल ट्रेडमार्क बेटा किसके पास है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पास है। तो इसीलिए यहां पर अगर कोई कंपनी, वैसे तो होनी ही नहीं चाहिए थी, बट अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है आइडेंटिकल या सिमिलर नेम ऑफ अदर कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, तो उस केस में ऐसी कंपनी का नाम चेंज कराना पड़ेगा। तो यहां पर दो ऑप्शन है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो, सुओ मोटो का मतलब होता है ओन इट्स ओन, मतलब खुद से, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से। खैर ये पावर डेलीगेट हो गई है रीजनल डायरेक्टर को, ये वाली पावर किसको डेलीगेट हो गई है? तीजी की रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगा कंपनी को कि कंपनी तुम अपना नाम 3 महीने के अंदर चेंज कर लो। और जब भी बेटा कंपलसरी चेंज होता है ना, जब भी हमें गवर्नमेंट ने चेंज करने बोला है, तो वहां पर फिर एसआर नहीं, वहां पर हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से कह रही है कि यार इस कंपनी का नाम गलती से दूसरी कंपनी से मिलता जुलता हो गया है, इसको बोलते हैं कि चलो अपना नाम चेंज कर ले। दूसरा, जिसका ट्रेडमार्क हमने चुराया है, मतलब जिसका ट्रेडमार्क हम अपनी कंपनी के नाम में यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेटीएम समोसा लिमिटेड यूज करने लगा, तो कौन आएगा? जो ओनर है उस ट्रेडमार्क का, उस ट्रेडमार्क का कौन ओनर है? 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। वो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन करेगी कि सर ये देखिए इन्होंने हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो है वो अपने नाम में यूज कर लिया है, प्लीज इन्हें चेंज करने के लिए बोल दीजिए। तो हमें डायरेक्टली नहीं बोलेगी, वो किसके पास जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। वो किसके पास जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। और यहां पर आपको यह ध्यान रखने वाली बात है जो एमसीक्यू में आएगी कि वो सिर्फ 3 साल के अंदर ही, कितने साल के अंदर? सिर्फ 3 साल के अंदर ही हमारे पास एप्लीकेशन फाइल करी जा सकती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन विद इन 3 ईयर्स होनी चाहिए। सर 3 ईयर कब से? जब से आपको वो नया नाम मिला है, जब से आपको वो पेटीएम समोसा लिमिटेड मिला है, तब से 3 साल गिने जाएंगे। जिस दिन भी आपको वो नाम मिला था तब से वो 3 साल जो है काउंट करेंगे। अगर उस 3 साल में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन कर दी तो ठीक है, अदरवाइज भूल जाना, अदरवाइज भूल जाना। सो एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको दे दी है? रीजनल डायरेक्टर को दे दी है। सो एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर हमें क्या करनी है? प्रोप्राइटर का मतलब यहां पर ओनर ऑफ ट्रेडमार्क की बात हो रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेम करेगी, ऑर्डर करेगी कंपनी टू चेंज नेम विद इन 3 मंथ्स बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी एप्लीकेशन पे कंपनी को बोलेगी कि मेरे ऑर्डर के 3 महीने के अंदर अपना नाम चेंज कर लो। और सर अगर कंपनी फेल हो जाती है, अगर कंपनी फेल हो जाती है मतलब कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आने के बाद भी अगर अपना नाम चेंज नहीं करती, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से एक नया नाम उस कंपनी को दे देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से अलॉट कर देती है न्यू नेम। यहां पर बेटा आपके ओल्ड मॉड्यूल में भी शायद गलत था, और जो न्यू मॉड्यूल आया उसमें भी अपडेटेड नहीं है, उसमें पेनल्टी लिखी हुई है। बट अब पेनल्टी की जगह हमें ये वाला पॉइंट पढ़ना है। तो अगर आप न्यू मॉड्यूल से अगर कोई बच्चा रेफर कर रहा होगा तो ये पॉइंट वहां पर मेंशन कर लेना कि कंपनी अगर फेल हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट कर देगा न्यू नेम। क्लियर है कि यहां तक? दिस इज द सेकेंड केस। तो एक केस हमने पढ़ा वॉलंटरी, जब कंपनी अपनी मर्जी से नाम चेंज करना चाहती है तब क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पर आरओसी को पावर डेलीगेट कर दी है। ठीक है, और यहां पर मेरे बच्चा अगर मैं बात करता हूं कंपलसरी चेंज की, तो कंपलसरी चेंज में अगर कंपनी का नाम किसी और बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी एलएलपी से मिलता हुआ है, या अगर उसका नाम जो है किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल या सिमिलर है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से या कौन?
रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का ओनर 3 साल के अंदर एप्लीकेशन करके ये नाम चेंज करवा सकता है और फिर हमें 3 महीने के अंदर नाम चेंज करना है। अगर हमने 3 महीने के अंदर नाम चेंज नहीं करा तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से एक नेम हमारी कंपनी को अलॉट कर देगा। सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें नेम अलॉट करेगा, क्या हम उस नेम को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हो, सेक्शन 13 का प्रोसीजर फॉलो करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है नेम रिजर्व। नेम रिजर्व अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन 5। अब इस पॉइंट को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि किसी भी कंपनी को नेम डायरेक्टली नहीं मिल जाता। हम आरओसी के पास पहले एप्लीकेशन करते हैं कि हम इस कंपनी का ये नाम रखने वाले हैं और फिर वो नाम हमारे लिए कुछ दिनों के लिए रिजर्व किया जाता है। कुछ दिनों के लिए क्या किया जाता है? रिजर्व किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यहां पर 2 केस होते हैं। एक, अगर आप न्यू कंपनी बना रहे हो, न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हो, तो उसका नाम आप रिजर्व करते हो, उसका नेम आप रिजर्व करते हो। ठीक है, आरओसी के पास एप्लीकेशन करके। एक तो ये वाला केस है, आप आरओसी के पास एप्लीकेशन करते हो और नाम को रिजर्व करते हो। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है, एग्जिस्टिंग कंपनी अपने नेम को चेंज कर रही है। एग्जिस्टिंग कंपनी क्या कर रही है? अपने नेम को चेंज कर रही है, चेंज कर रही है। उस केस में भी आप क्या करते हो? नेम रिजर्व करते हो। दोनों केस में बेटा नेम रिजर्व किया जाता है आरओसी के पास एप्लीकेशन करने के लिए, लेकिन दोनों का प्रोसीजर अलग है और दोनों का टाइमलाइन भी अलग है। सर मतलब यहां पर देखिए, अगर आप एक नई कंपनी बना रहे हो और उसका नाम रिजर्व करा रहे हो, तो पर्सन जो है वो एप्लीकेशन करता है स्पाइस प्लस फॉर्म में ही, यानी जिसमें कंपनी इनकॉर्पोरेशन वाला जो प्रोसीजर होता है, हमने स्पाइस प्लस फॉर्म पढ़ा था, उसी फॉर्म के भर के ही आप नाम को भी रिजर्व करते हो। ठीक है, आरओसी को बोलते हो कि हमारे लिए इस नाम को रिजर्व कर लिया जाए। सर रिजर्व क्यों करा रहे हैं? हम इसलिए रिजर्व करा के रख रहे हैं ताकि उसे कोई और व्यक्ति ना ले ले, ताकि उसे कोई और व्यक्ति ना ले ले। अब जैसे ही अगर हमारी एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट होगा, अगर हमारी एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट होगा तो हम उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर सकते हैं 15 दिन के अंदर। 15 दिन आरओसी हमें बता देगा कि सर आपकी एप्लीकेशन में ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, उसमें 15 दिन हमें दिए जाएंगे उस चीज को डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए, यानी गलती को ठीक करने के लिए। अब जैसे हमारी गलती ठीक हो जाएगी या अगर हमारा एप्लीकेशन एकदम बढ़िया होगा तो अपॉन रिसीप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन आरओसी क्या कर देगा? रिजर्व कर देगा कंपनी के नाम को 20 दिन के लिए। यानी कितने दिन के लिए यहां पे आरओसी रिजर्व करेगा? 20 डेज के लिए रिजर्व करेगा। सर 20 डेज बाद क्या होगा? मेरे बच्चा, आपको 20 डेज के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेनी है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी 20 दिन के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, आपने पूरा प्रोसीजर फॉलो कर लिया 20 दिन के अंदर, तो आपको वो नाम हमेशा के लिए अलॉट हो जाएगा। वो नाम आपको हमेशा के लिए अलॉट हो जाएगा। सर अगर मैंने 20 दिन में कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाया तो क्या इसमें कुछ एक्सटेंशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 क्या एक्सटेंशन है? या तो आप उसे नेक्स्ट एडिशनल 20 डेज मांग सकते हो। कितने मांग सकते हो? एडिशनल 20 डेज मांग सकते हो। ये ऑप्शन है जिसमें आपको फीस कितनी देनी पड़ेगी अभी देखेंगे। और ऑप्शन 2 है आपको सीधा एडिशनल 40 डेज मिल जाएंगे, सीधा एडिशनल 40 डेज मिल जाएंगे। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, एन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ नेम कैन बी मेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 20 डेज। यानी 20 डेज खत्म होने से पहले आप अगर चाहो तो एक्सटेंशन ले सकते हो। ऑप्शन 1 है एक्स्ट्रा 20 डेज का एक्सटेंशन ले सकते हो, यानी टोटल आपको कितने दिन मिल गए? 40। 20 पहले मिले थे, 20 का एक्सटेंशन ले लिया, टोटल 40। लेकिन यहां पर हमें कितनी फीस भरनी पड़ेगी? 1000 रुपए की फीस भरनी पड़ेगी। कितनी? ₹1000 की फीस हमें यहां पर भरनी पड़ेगी। सर अगर मैं इन 20 डेज में भी, मतलब इस 20 डेज में भी नहीं करा पाया और इस 20 डेज में भी नहीं करा पाया, क्या और 20 डेज मिल सकते हैं? यस।
आप चाहो तो फिर एडिशनल 20 डेज और ले सकते हो, एडिशनल 20 डेज और ले सकते हो, लेकिन अब आपको 2000 रुपए देने पड़ेंगे, अब आपको 2000 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आपने सीधा ही 40 डेज की ही रिक्वेस्ट करी होगी तो ये देखो यहां पे 1000 प्लस 2000, 3000 रुपए की आपको आरओसी को फीस पे करनी पड़ेगी और वो हो जाएगा। यानी दोनों ही ऑप्शन में मैक्सिमम कितने दिन मिले, 20 प्लस 20 प्लस 20, यहां पर भी आपको 60 दिन तक का मिल जाएगा एक्सटेंशन के बाद, और यहां पर 20 प्लस 40, यहां पर भी 60 दिन का आपको मिल जाएगा। एंड 60 दिन इज मोर देन इनफ। अगर आपको एक्चुअली में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो 60 दिन नॉर्मल पीरियड से बहुत ही ज्यादा है जब से स्पाइस प्लस फॉर्म आया है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमने ये प्रोसीजर बनाया है नई कंपनी को, अगर नई कंपनी को भैया ये काम करना है तो। ये किस चीज की बात करी हमने, नाम रिजर्वेशन की। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि अलग सर हमारे पास आए थे और बोले थे कि गुरप्रीत हमें फिजिक्स वाला नाम की कंपनी खोलनी है, तो हम उस नेम को रिजर्व करेंगे। पहले स्पाइस प्लस फॉर्म में ही फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड को हमने 20 दिन के लिए रिजर्व करा। अगर हमने 20 दिन के अंदर कंपनी बना ली तो वो नाम परमानेंटली हमारा हो गया। अगर 20 दिन में नहीं बनाई तो रिजर्वेशन खत्म हो सकता है। रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा मतलब फिर कोई और पर्सन उस नाम के लिए अप्लाई कर सकता है, जिंदगी भर वेट नहीं किया जाएगा। तो हम एडिशनल 20 डेज की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं या एडिशनल 40 डेज की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं पैसा देकर, और उस पीरियड में अगर हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड के नाम से तो वो जिंदगी भर नाम किसका हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टिंग कंपनी। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टिंग कंपनी। चेंज की बात करते हैं कि अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी अपना नाम चेंज कर रही है, ध्यान से सुनना है, मतलब हम यहां पर हो रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से चेंज कर सकती है। एग्जिस्टिंग कंपनी किसी भी रीजन की वजह से अपना नाम चेंज कर सकती है, तो हम यहां पर भी आरओसी के पास एप्लीकेशन करेंगे। सेम प्रोसीजर है, लेकिन यहां पर स्पाइस प्लस फॉर्म नहीं होता बेटा, यहां पर एक सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं रन सर्विस। रन का फुल फॉर्म है रिजर्व यूनिक नेम, ठीक है। तो कोई भी पर्सन एप्लीकेशन कर सकता है वेब सर्विस, मतलब एमसीए की वेबसाइट पर डायरेक्ट रन सर्विस चलाकर पैसा देकर वो ये कर सकता है ताकि वो अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम चेंज कर सके। अगर आपकी रन सर्विस की एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट है तो 15 दिन के अंदर हम उसे ठीक कर सकते हैं। एंड यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर आपके लिए डायरेक्टली कितने दिनों के लिए नाम रिजर्व हो रहा है, 60 दिन के लिए नाम रिजर्व हो रहा है। यानी यहां पर 20 दिन नहीं, सीधा 60 डेज के लिए नाम क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया। सर सीधा 60 डेज के लिए नाम रिजर्व कर दिया गया, तो यहां पर हमें क्या एडिशनल टाइम की जरूरत है? द आंसर इज नो। 60 दिन उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, हमने तुम्हें पहले से ही, यहां तो हमने तुम्हें क्या करा, 20 दिए, फिर 20 दिए, फिर 20 दिए, लेकिन यहां पे हमने तुम्हें डायरेक्टली ही 60 डेज दे दिए कि तुमने एप्लीकेशन भरी, 60 दिन के लिए तुम्हारा नाम है, तुम फटाफट से अपना नाम चेंज करो, एमओए चेंज करो और हमारे पास फाइल कर दो, हम रजिस्टर कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो यही बात बेटा यहां पर लिखी हुई है कि अगर आपने नाम रिजर्व करते हुए जो एप्लीकेशन भरी थी, चाहे वो इस केस में एप्लीकेशन भरी हो, चाहे वो इस केस में एप्लीकेशन भरी हो, अगर ये आरओसी को ये पता चल गया कि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन थी, मतलब आपने जब चेंज करने की कोशिश करी तो उस एप्लीकेशन में करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भरी थी, तो यहां पर अगर अभी तक आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई और आरओसी को पता चल गया कि आपने जो नाम रिजर्व कराया है वो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन से कराया है, तो आपका रिजर्व नेम इमीडिएटली कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर 20 दिन का वेट नहीं किया जाएगा। जैसे ही आरओसी को पता चला कि भैया आपने अपनी कंपनी का जो नाम रखने की कोशिश करी है वो गलत, सर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं? मैंने एक मान लीजिए पेटीएम लिमिटेड बोला कि पेटीएम जो है मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, और मैंने आरओसी को फेक डॉक्यूमेंट बता दिए कि भैया ये मेरे नाम पर है ट्रेडमार्क, और एक फेक डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। यानी यहां पर मैंने गलत इंफॉर्मेशन देकर अपने नाम पर उस ट्रेडमार्क को दिखा दिया, जबकि वो ट्रेडमार्क मुझे बिलोंग नहीं करता था। और अगर आरओसी ने अपने पास चेक करा डेटाबेस में जाकर और उसे पता चला कि यार ये जो ट्रेडमार्क अपना बता रहा है ये तो किसी और को बिलोंग करता है, तो वो नाम तो रिजर्व करेगी ही करेगी, साथ में जिसने एप्लीकेशन करी थी, कंपनी के ऊपर नहीं, क्योंकि कंपनी तो अभी बनी नहीं है, एप्लीकेशन जो है वो जिसने एप्लीकेशन करी थी, एप्लीकेंट जो है उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है, 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। सर अगर कंपनी बन चुकी है तो क्या होगा?
अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है और नाम चेंज हो गया तब क्या होगा? तो पहले हम कंपनी को देंगे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्या देंगे कंपनी को? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे, उनकी बात उन्हें कहने देंगे, और उसके बाद आरओसी ऑर्डर करेगी कंपनी को कि तुम अपना नाम 3 महीने के अंदर चेंज कर लो बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो कंपलसरी चेंज के केस में बेटा हमेशा क्या लगता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, जबकि वॉलेंटरी चेंज के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। या जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन एक्सरसाइज करे, हो सकता है वो कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से डिलीट कर दे, हो सकता है वो एनसीएलटी के पास पेटिशन यानी लीगल एप्लीकेशन फाइल कर दे कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए। ये सारी पावर आरओसी के पास है अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने की। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी का नाम चेंज करने का एक तरीका नहीं है, मल्टीपल वेज दिए हुए हैं कंपनीज एक्ट में, अलग अलग जगह पर प्रोविजन है, बट क्योंकि हमने उन्हें एक जगह समराइज करके पढ़ लिया है तो आपको हमेशा अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगी कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कौन से, जब वो खुद से कम चेंज करने को बोलेगा तो आप सेक्शन 13 के प्रोविजन लिखोगे, जब वो कहेगा कि भैया आरओसी को गलती, आरओसी ने एप्लीकेशन में कोई गलती पकड़ ली है तो आप ये वाले प्रोविजंस लगाओगे, अगर वो बोलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ने एप्लीकेशन करी है तो आप ये वाला प्रोविजन लगाओगे। इससे आपका डिफरेंस एकदम क्लियर रहेगा, इससे आपका डिफरेंस एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमारा नेम क्लॉज चेंज करने के सारे प्रोविजंस कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज करने के लिए। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज करने के लिए इसमें बेटा 4 केसेस लेंगे हम लोग। कितने केसेस लेंगे? मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, यहां पे बना देता हूं केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। ठीक है, ओके सर। चलिए मान लीजिए एक एक्स लिमिटेड है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस है एफसी रोड पुणे, एफसी रोड पुणे महाराष्ट्र, एफसी रोड पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, केस 1 है हम एफसी रोड से, सिर्फ एफसी रोड से कहां जा रहे हैं? दूसरा शुक्रवार पेट, हम दूसरे एरिया में अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, शुक्रवार पेट पुणे महाराष्ट्र। मतलब क्या हमने यहां पर सिटी चेंज करी या टाउन चेंज करा या विलेज चेंज करा जहां पर हमारा ऑफिस था? आंसर इज नो, हम वहीं पर हैं जहां पर पहले थे, सिर्फ गली चेंज करी है। हो सकता है 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया। तो उसके लिए क्या होगा? विद इन सेम सिटी टाउन विलेज, अगर आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को सेम सिटी सेम टाउन या सेम विलेज में शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको शेयर होल्डर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। सिर्फ क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लगेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन लगेगा, और हमें आरओसी को 30 दिन के अंदर नोटिस देना होगा चेंज करने के बाद कि भैया अब हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस यहां से यहां आ चुका है। बात खत्म, बात खत्म। सारे बच्चे बताएंगे क्या इस केस में क्या लगेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा प्लस नोटिस टू आरओसी विद इन 30 डेज, नोटिस टू आरओसी विद इन 30 डेज। बट सवाल ये आता है कि सर ये जो हमने केस 1 पढ़ा है, क्या इसमें कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मेन सवाल आता है। द आंसर इज नो, क्योंकि वहां पर सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट लिखा हुआ है, वहां पर सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट लिखा हुआ है। सो देयर इज नो चेंज इन एमओए। इससे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, इससे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए केस 2 आता है। केस 2 आता है अगर सेम स्टेट में हम सिटी चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए पुणे के पास ही
एक सिटी है, पुणे के पास ही एक सिटी है कोल्हापुर, ठीक है। पुणे से अगर मैं कोल्हापुर चेंज कर रहा हूं, यानी सेम स्टेट, ओनली सिटी चेंज है, सेम स्टेट सेम आरओसी, सेम स्टेट सेम आरओसी, तो कैसे चेंज करेंगे? तो लॉ कहता है देखो, अगर आप अपने सिटी टाउन विलेज की लोकल लिमिट्स के बाहर जा रहे हो, लोकल लिमिट्स के बाहर जा रहे हो, तो बोर्ड रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड ही तो डिसाइड करेगा पहले इनिशियली कि हम यहां से कौन सी सिटी जाना चाहते हैं। उसके बाद हम फिर मेंबर्स का अप्रूवल लेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन, ध्यान से देखना, ऑर्डिनरी नहीं, कौन सा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराएंगे, और उसके बाद आरओसी को 30 दिन के अंदर नोटिस दे देंगे कि भैया हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जो है चेंज कर लिया है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जो है चेंज कर लिया है। क्या ये बात आपको क्लियर है? यस और नो? यस सर। तो क्या इस केस में आपका एमओए चेंज हो रहा है? अगेन नो, बिकॉज पुणे भी महाराष्ट्र में है और कोल्हापुर भी महाराष्ट्र में है, पुणे भी महाराष्ट्र में है और कोल्हापुर भी महाराष्ट्र में है, इसीलिए यहां पर नो चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इससे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। केस 3, मान लीजिए कि हम पुणे महाराष्ट्र से मुंबई महाराष्ट्र अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं। सर केस 2 और केस 3 तो सेम है, आप यहां पर भी सिटी चेंज किए थे, यहां पर भी सिटी चेंज किए हो, तो इसमें डिफरेंस क्या है? बेटा केस 3 में अभी मैं आपको बताता हूं, देखो नॉर्मली ना आपको, जैसे यूपी का एक आरओसी है कानपुर में, यूपी का आरओसी कहां है? कानपुर में, ठीक है। तो नॉर्मली आपको हर स्टेट में एक आरओसी देखने को मिल जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट जैसे एग्जांपल, महाराष्ट्र स्टेट में हमारे पास 2 आरओसी हैं, एक है पुणे वाला आरओसी और एक है मुंबई वाला आरओसी, एक पुणे वाला आरओसी और एक है मुंबई वाला आरओसी। आधा महाराष्ट्र स्टेट पुणे के आरओसी के अंडर आता है और आधा महाराष्ट्र स्टेट मुंबई के आरओसी के अंडर आता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने पुणे से मुंबई शिफ्ट किया, मेरा स्टेट तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन मेरा आरओसी, पहले मैं इस आरओसी के अंडर काम करता था, अब मैं इस आरओसी के अंडर काम करने लगा हूं, तो यहां पर आरओसी चेंज हुआ, स्टेट चेंज नहीं हुआ, बट आरओसी चेंज हुआ। इसी की बात यहां पे लिखी है केस 3, सेम स्टेट बट चेंज इन आरओसी, सेम स्टेट बट चेंज इन आरओसी। यहां पर बोर्ड रेजोल्यूशन भी लगेगा, मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन भी लगेगा, रीजनल डायरेक्टर, आरओसी के बॉस रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा, और जब हम रीजनल डायरेक्टर के अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन भेजेंगे, तो रीजनल डायरेक्टर को 30 दिन के अंदर कम्युनिकेट करना है अपना अप्रूवल या रिजेक्शन। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर वो अपना अप्रूवल या रिजेक्शन हमें कम्युनिकेट करेगा। अगर उसका अप्रूवल आ जाएगा तो कंपनी जो है रीजनल डायरेक्टर का ऑर्डर फाइल कर देगी आरओसी के पास 60 दिन के अंदर, और आरओसी हमें क्या करेगा? आरओसी 30 दिन के अंदर सर्टिफाई कर देगा कि हां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है चेंज हो चुका है, आपका आरओसी जो है वो अब यहां से यहां शिफ्ट हो चुका है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? यस सर। क्या इस केस में भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज हो रहा है? द आंसर इज नो, नो चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नो चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इससे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि स्टेट सेम है ना बेटा, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही है। लास्ट केस आता है बेटा जहां पर अब मैं स्टेट चेंज करूंगा, कि मान लीजिए हम पुणे महाराष्ट्र से अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को लखनऊ यूपी में शिफ्ट कर रहे हैं, लखनऊ यूपी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहां पर क्या चेंज हो रहा है सारे बच्चे बताएंगे। यहां पर बेटा हमारा एक्चुअली में सिचुएशन क्लॉज चेंज होगा, सिचुएशन क्लॉज। सर सिचुएशन क्लॉज क्यों चेंज होगा?
बिकॉज यहां पर अब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को काटकर उत्तर प्रदेश, जी हां उत्तर प्रदेश हमें लिखना है, यानी हम कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं बेटा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या प्रोसीजर है, आइए यहां पर देखते हैं। इसका एक्चुअली में आपको डिटेल्ड प्रोसीजर पढ़ना चाहिए। डिटेल्ड प्रोसीजर अभी मैंने नीचे भी दिया हुआ है, पहले ब्रीफ देख लेते हैं ऊपर से, फिर हम इस वाले केस का डिटेल्ड प्रोसीजर देखेंगे। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, यहां पर एक्ट में लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ये पावर रीजनल डायरेक्टर को दे दी है। जैसे ही हमें अप्रूवल आएगा हम आरओसी को बताएंगे। कौन से आरओसी को बताएंगे, दोनों स्टेट के आरओसी को बताएंगे। दोनों स्टेट के आरओसी को मतलब हम पुणे आरओसी को भी बताएंगे, हम पुणे आरओसी को भी बताएंगे, और आपका कानपुर, यूपी का आरओसी कहां है, कानपुर में बैठता है, तो कानपुर के आरओसी को भी हमें बताना पड़ेगा। सर यहां तो लखनऊ लिखा है, फिर आपने यहां पर कानपुर क्यों लिखा। अरे मेरे बच्चा, उत्तर प्रदेश में जो आरओसी है वो कानपुर में बैठता है। उत्तर प्रदेश का आरओसी कहां बैठता है, कानपुर में बैठता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आरओसी कानपुर में बैठता है। अब उत्तर प्रदेश में चाहे आप लखनऊ, मेरठ, नोएडा, कहीं भी रजिस्टर्ड ऑफिस लोगे, आपको इसी वाले कानपुर आरओसी को ही रिपोर्ट करना है। इसीलिए मैंने यहां पर कहा कानपुर आरओसी को हमें रिपोर्ट करना है। और जो आरओसी, कौन सा आरओसी हमें फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, कानपुर आरओसी हमें फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, ताकि वहां पर लिखा होगा कि दिस हैज बीन शिफ्टेड टू कानपुर आरओसी। और जो दूसरा आरओसी था पुणे आरओसी, वो अपने रजिस्टर्ड में से आपको हटा देगा, आपको हटा देगा। क्लियर है क्या सबको, यस सर। लेकिन केस 4 देखो, केस 1 2 3 छोटे थे, बट केस 4 का मैंने डिटेल में नीचे दिया हुआ है प्रोसीजर। एक बारी हम डिटेल में इसको प्रोसीजर को पढ़ लेते हैं। चलिए, तो क्या बोला इन्होंने, चेंज इन दी रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी यहां पर एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, सिचुएशन क्लॉज में चेंज ला रहे हैं। सिचुएशन क्लॉज बोलो, डोमिसाइल क्लॉज बोलो, या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज आप बोल सकते हैं। द अल्टरेशन ऑफ द एमओए, अगर कंपनी अपने एमओए को चेंज कर रही है, क्यों, क्योंकि वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वो तब तक मान्य नहीं माना जाएगा, तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक हम सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ना ले ले। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल एक्ट में लिखा है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने इस काम को डेलीगेट कर दिया है आज की तारीख में कि रीजनल डायरेक्टर, मेरे पास टाइम नहीं है यार, तुम ये छोटे मोटे काम देख लेना, मेरे पास की जगह तुम्हारे पास एप्लीकेशन आएगी, अप्रूव कर देना या रिजेक्ट कर देना। हम कंपनी कौन सी एप्लीकेशन फाइल करेगी, INC 23 फॉर्म में एप्लीकेशन फाइल करेगी, फीस के साथ फाइल करेगी, एप्लीकेशन फाइल करेगी, फीस भी देगी, और साथ में नीचे लिखे डॉक्यूमेंट्स को, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं एप्लीकेशन के साथ अटैच होके जाएंगे, एप्लीकेशन के साथ अटैच होके जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, एमओए की कॉपी, बट एमओए की कौन सी कॉपी, जिसमें प्रपोज्ड अल्टरेशन होंगे। प्रपोज्ड अल्टरेशन मतलब स्टेट का नाम यूपी लिखा होगा महाराष्ट्र की जगह, जो आप चेंज करना चाह रहे हो। सेकंड, कॉपी ऑफ द मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग एट विच रेजोल्यूशन ऑथोराइजिंग अल्टरेशन वाज पास्ड, मतलब आपको उस जनरल मीटिंग के मिनट्स की कॉपी देनी पड़ेगी जिसमें यह डिसीजन शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया था कि हम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करने के लिए रेडी है। उसमें आपको यह भी बताना पड़ेगा कि कितने लोगों ने फेवर में वोट दिया था इस डिसीजन के, और कितने लोगों ने इस डिसीजन के अगेंस्ट में वोट डाला था। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन को जो हमने फाइल करा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एक्चुअली में आरडी के पास फाइल हो रही है, बट ये जो हमने एप्लीकेशन फाइल करी है, ये एप्लीकेशन फाइल करने की अथॉरिटी उस इंसान के पास कहां से आई, या तो हो सकता है बोर्ड रेजोल्यूशन से अथॉरिटी आई होगी, या तो हो सकता है पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट से अथॉरिटी आई होगी,
या हो सकता है वकालतनामा। वकालतनामा का मतलब होता है जब हम किसी और, नॉर्मली एडवोकेट के लिए यूज होता है जब हम एडवोकेट को अपने बिहाफ पर रिप्रेजेंट करने की पावर दे देते हैं, तो उसकी बात यहां पर हो रही है। जो भी आपने, जिससे भी ये एप्लीकेशन फाइल करने की अथॉरिटी आई है, चाहे बोर्ड रेजोल्यूशन से आई है, पावर ऑफ अटर्नी से आई है या वकालतनामा से आई है, तीनों में से किसी की भी कॉपी आपको साथ में अटैच करके देनी पड़ेगी। इस एप्लीकेशन में सारे क्रेडिटर्स की लिस्ट और सारे डिबेंचर होल्डर्स की लिस्ट भी देनी पड़ेगी एंड एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा कि एप्लीकेशन की कॉपी आरओसी को, है ना, एनेक्सर्स टू दी आरओसी को, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी गई है, उनको भी ये कॉपी भेज दी गई है। ये आपको इसका एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कंपनी नॉट मोर देन 30 days बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग द अबव एप्लीकेशन शॉल एडवर्टाइज, आपको एडवर्टाइजमेंट भी देना पड़ेगा एक वर्नैकुलर न्यूज़पेपर यानी लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में, लोकल लैंग्वेज में ही, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देना पड़ेगा। और इस एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट कहां दिया हुआ है? INC 26 फॉर्म में दिया हुआ। सर ये फॉर्म याद करने हैं? यस बेटा, ये फॉर्म हमें एमसीक्यू पर्पस के लिए याद करने होंगे, लेकिन एमसीक्यू पर्पस के लिए फॉर्म्स याद करने के लिए मैंने अलग से एक पीडीएफ आपकी अपलोड करी हुई है। आप अगर उसमें से याद कर लेंगे तो आपका काम इजी हो जाएगा रेदर देन यहां पर ढूंढते रहने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, अब जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन आएगी, वो 60 दिन के अंदर या तो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा या तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन को क्या कर रहा है? अप्रूव कर रहा है, तो उसको कुछ बातें चेक करनी पड़ेंगी। उसको क्या बातें चेक करनी पड़ेगी? सबसे पहले ही वो ये चेक करेगा क्या क्रेडिटर्स डिबेंचर होल्डर्स की कंसेंट है या नहीं है। दूसरा वो चेक करेगा कि क्या कंपनी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोविजन बना लिया है एग्जिस्टिंग डेट्स एंड ऑब्लिगेशन का, यानी एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज का प्रोविजन बुक्स में क्रिएट हो गया है या नहीं हो गया, और क्या क्रेडिटर्स को सिक्योरिटी दी गई है, एडुक्वेट सिक्योरिटी कंपनी के पास है, कंपनी के पास उतने एसेट्स अवेलेबल है कि नहीं है जितने का उसने लायबिलिटीज पे करना है। ये सारी बातें चेक करने के बाद ही वो इसे अप्रूवल देगा। ठीक है, वेयर एन अल्टरेशन, जब हम एमओए में अल्टरेशन कर देंगे रजिस्टर्ड ऑफिस का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो जो सर्टिफाइड कॉपी होगी ना, किसकी कॉपी? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की जो कॉपी आएगी उसको हम फाइल कर देंगे किसके पास? आरओसी के साथ फाइल करेंगे। कौन से स्टेट के आरओसी के साथ फाइल करेंगे? ईच स्टेट के आरओसी के साथ, मतलब पुणे वाले आरओसी के साथ भी फाइल होगा, कानपुर वाले आरओसी के साथ भी फाइल होगा इन फॉर्म नंबर INC 28 एंड अलॉन्ग विद दी फीस, और वो हमें रजिस्टर करके दे देगा और हमें एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। द आरओसी ऑफ अ स्टेट मतलब जो नया स्टेट है जहां पर आपने शिफ्ट करा है, जो न्यू आरओसी है आपका, जो न्यू आरओसी है वो आपको इशू करेगा फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंडिकेटिंग द अल्टरेशन। तो ये आपका बेटा डिटेल्ड प्रोसीजर है। आपको 4 केसेस में सिर्फ 4th केस का डिटेल्ड प्रोसीजर आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। तो सिंपल है, दीज आर प्रोसीजरल एस्पेक्ट। देखो देयर आर 2 थिंग्स। एक चीज है लॉ में सिर्फ प्रोसीजर दिया हुआ है कि आप ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तो ये काम हो पाएगा, अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों चेंज कर रही है? व्हाई कंपनी इज चेंजिंग? अरे जहां है रहने दो ना, वो क्यों चेंज कर रही है? हम पढ़ रहे हैं प्रोसीजर। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं कि लीगली क्या प्रोसेस, क्या स्टेप्स लेने होंगे कि हम उसे चेंज कर सके। लेकिन क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हम कंपनी एज अ कंपनी क्यों चेंज कर रही है। मान लो एक रीजन ये हो सकता है कि जहां पर वो अभी एग्जिस्ट करती है वहां पर स्पेस कम है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक गली से दूसरी गली जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पिछली गली में जो ऑफिस ले रखा था वो छोटा ऑफिस था और अब हम बड़े ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम चेंज करना चाहते हैं। हमने कहा यार अब ये वाला ऑफिस तो खाली कर रहे हैं, ये रीजन हो सकता है। सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्यों जा रही है? टैक्स इंसेंटिव्स की वजह से। कई बार ऐसा होता है
कि स्टेट वाइज इंसेंटिव्स अलग होते हैं। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कह रही है कि आप हमारे स्टेट में आ जाइए, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, तो वहां पर वो शिफ्ट कर सकती है कि मैं पहले तो इस स्टेट में थी, अब यहां पर मुझे ज्यादा टैक्स बेनिफिट वगैरह नहीं मिल रहा है, बट हमारे वहां की गवर्नमेंट ने बोला है कि वो हमें और बेनिफिट देंगे और चीजें देंगे, इसीलिए हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। उसके पीछे एक बिजनेस नेसेसिटी होती है, उसके पीछे क्या होती है, एक बिजनेस नेसेसिटी होती है जिसकी वजह से वो चेंज कर रहा है। हम पढ़ रहे हैं लीगल कंप्लायंस, हम क्या पढ़ रहे हैं कि चेंज होगा कैसे, लेकिन क्यों होगा, उसकी अलग अलग बिजनेस रिक्वायरमेंट हो सकती है, बिजनेस की नीड हो सकती है, कॉमर्शियल नेसेसिटी हो सकती है, जिसकी वजह से कंपनी, ये रोज का काम नहीं है कि आज चेंज कर लिया कल फिर चेंज कर लोगे, नहीं, जब एक्चुअली में जरूरत होगी तब चेंज करा जाएगा, तब चेंज करा जाएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है हमें चेंज करने की। ठीक है, चलिए, तो यहां पर बेटा हमने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का भी चेंज पढ़ लिया, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का भी हमने चेंज पढ़ लिया। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करने। कहां चलते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करने मेरे बच्चा। अगेन इट इज वेरी सिंपल, इसमें हमें 2 एग्जांपल लेने होंगे और हमारा काम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज के 2 ही केसेस हैं, ठीक है, केस 1, केस 2, केस 1, केस 2, ठीक है। केस 1 की अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए गुरप्रीत एंड नूरा दोनों ने मिलकर एक कंपनी खोली थी जिसका नाम है गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड। हमने इस कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है टू सेल समोसास, टू सेल समोसास, हम समोसा बेचना चाहते हैं, ये हमने लिखा हुआ है कि हम समोसा बेचना चाहते हैं, ठीक है, ओके सर। अब यहां पर मेरे बच्चा, यहां पर मान लीजिए टू सेल समोसास, मैं इस ऑब्जेक्ट को चेंज करके ऐड करना चाहता हूं टू सेल आइसक्रीम, टू सेल आइसक्रीम, ठीक है, कि मैं आइसक्रीम को भी ऐड करना चाहता हूं। पहले मैंने समोसा बेचने का डिसीजन लिया था, बट अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, समोसे के साथ हम आइसक्रीम भी बेच सकते हैं, लगता है कि यार एक और बिजनेस हम ओपन कर सकते हैं। तो लॉ कह रहा है, सिंपल सा बात है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और आरओसी के पास जमा करा देना है। सर यहां तो नहीं लिखा आरओसी के पास जमा करा देना, ऊपर जनरल पॉइंट में तो लिखा था ना कि एसआर पास करोगे तो आरओसी को बताना है, इसीलिए यहां भले ही नहीं लिखा, बट वो फर्स्ट पॉइंट से आ जाता है कि हमें वो आरओसी के साथ भी फाइल करना होता है, बट हमें एसआर पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा, यानी हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और हमारा ये बिजनेस चेंज हो जाएगा, हमारा ये बिजनेस जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो जाएगा। लेकिन केस 2 में देखिएगा, मान लीजिए नितिन सर, जसमीत सर एंड अदर 10 पीपल, और 10 लोग थे जिन्होंने एक कंपनी खोली रशियन साइकिल लिमिटेड, रशियन साइकिल लिमिटेड नाम की कंपनी। इस कंपनी का बिजनेस क्या है, इस कंपनी का बिजनेस है कि ये रशिया से साइकिल्स को इंपोर्ट करती है इंडिया में, ठीक है, रशिया से साइकिल इंपोर्ट करती है और इंडिया में 6,000 रुपीज में रेंट पर देती है साइकिल अपने कस्टमर्स को, ओके। अब यहां पर हमने ये काम जो है करना स्टार्ट कर दिया, ये काम करना स्टार्ट कर दिया, अच्छा चल रहा था बिजनेस, बहुत बढ़िया चल रहा था। अब हमें फंड की रिक्वायरमेंट पड़ी, फंड की रिक्वायरमेंट पड़ी, हमने क्या करा, जैसे ही हमें फंड की रिक्वायरमेंट पड़ी, हमने पब्लिक से पैसा उठाने के लिए, पब्लिक से पैसा उठाने के लिए प्रोस्पेक्टस रेस किया, प्रोस्पेक्टस रेस किया,
और प्रोस्पेक्टस रेस करने के बाद प्रोस्पेक्टस में से हमने 500 करोड़ रुपए उठाए। 500 करोड़ रुपए क्यों 500 करोड़ उठाए? क्योंकि हम मोर रशियन साइकिल्स इंपोर्ट करना चाहते थे। हमारे पास कस्टमर्स की डिमांड ज्यादा थी लेकिन साइकिल्स कम पड़ रही थी, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम और रशियन साइकिल्स इंपोर्ट करेंगे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए मांगे। ठीक है, ओके सर। अब यहां पर मेरे बच्चा, जब हमने 500 करोड़ मांग लिए उसमें हमने क्लियरली मेंशन था कि रशियन साइकिल हमें इंपोर्ट करनी है। अब हुआ क्या, कुछ टाइम बाद हमें लगा कि मार्केट में सिर्फ रशियन साइकिल की ही नहीं बल्कि अमेरिकन साइकिल्स की भी डिमांड आने लगी है। तो हमें लगा क्या हम अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को पहले यहां पर ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था टू इंपोर्ट रशियन साइकिल्स एंड गिव इट ऑन रेंट टू कस्टमर्स। अब हमें लग रहा है कि इसे चेंज करके यहां पर हमें रशियन साइकिल के साथ अमेरिकन भी लिखनी चाहिए, क्योंकि अमेरिकन की भी डिमांड आ रही है। यानी हम अपने एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। सर केस 1 और केस 2 दोनों सेम ही तो है? नहीं, यहां पर केस अलग है। यहां पर देखो क्या हुआ, हमने प्रोस्पेक्टस से पब्लिक से 500 करोड़ रुपया उठा लिया, लेकिन 500 करोड़ रुपया उठा तो लिया, लेकिन अभी भी उन 500 करोड़ में से हमारे पास अनयूटिलाइज्ड मनी पड़ी है। मान लीजिए 500 करोड़ में से सिर्फ हमने 250 करोड़ खर्चा है, या 200 बोल दूंगा, 200 ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 200 करोड़ रुपए हम खर्च चुके हैं और 300 करोड़ अभी भी हमारे पास अनयूटिलाइज्ड पड़ा है। तो एग्जाम्पल 1 में बेटा हमने पब्लिक से पैसा नहीं उठाया था, लेकिन एग्जाम्पल 2 में हमने पब्लिक से पैसा उठाया है और वो पैसा अभी भी हमारे पास अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है। तो उसका प्रोसीजर और बड़ा है, क्योंकि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो गया ना। जहां पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो गया वहां गवर्नमेंट कह रही है यार सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, यहां पर डिटेल देनी पड़ेगी। क्या डिटेल? देखो, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, और वो भी जनरल मीटिंग के रास्ते से नहीं, पोस्टल बैलेट के रास्ते से। सर पोस्टल बैलेट क्या होता है? चैप्टर 7 में बात करेंगे। अभी के लिए आप समझ लो कि मेंबर से रेजोल्यूशन पास कराने के, ऑर्डिनरी एसआर जो पास कराना होता है उसके 2 रास्ते होते हैं। या तो आप उनकी जनरल मीटिंग बुलाकर कराते हो, या घर बैठे ही उनसे करा लेते हो पोस्टल बैलेट के रास्ते से। ठीक है, ओके सर। उसके बाद आपको 2 न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में उस रेजोल्यूशन की कॉपी, उस रेजोल्यूशन के डिटेल्स पब्लिश कराने पड़ेंगे। अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है उस पर भी इसे अपलोड किया जाएगा विद द डिटेल्ड रीजन कि कंपनी चेंज क्यों कर रही है। और जरूरी नहीं है ना, मान लो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया, 80% लोग फेवर में थे, 20% लोग अगेंस्ट में थे, लेकिन एसआर तो पास हो गया ना, एसआर तो पास हो गया। तो लॉ कह रहा है भाई ये जो अगेंस्ट में थे इनको बोला जाएगा डिसेंटिंग शेयर होल्डर। इनको क्या बोला जाएगा? डिसेंटिंग शेयर होल्डर। इनको डिसेंटिंग शेयर होल्डर बोला जाएगा। डिसेंटिंग मतलब जिन्होंने अपनी एसेंट नहीं दी, जिन्होंने अपनी कंफर्मेशन नहीं दी, और ये इस बात से एग्री नहीं करते कि कंपनी हमारा पैसा रशियन साइकिल को इंपोर्ट करने की जगह अमेरिकन साइकिल को इंपोर्ट करने में लगाए। तो लॉ ने कहा आपको उन्हें एग्जिट अपॉर्चुनिटी, एग्जिट मतलब कि भैया हम आपके शेयर्स खरीदने को रेडी हैं, क्योंकि पैसा तो अब कंपनी वहां लगाएगी, क्योंकि हमें रेजोल्यूशन अप्रूव हो चुका है। सो एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर कौन देगा? कंपनी के प्रमोटर्स देंगे या कंपनी का शेयर होल्डर देंगे जिनके पास कंपनी का मेजर कंट्रोल है एज पर दी सेबी रेगुलेशन। लेकिन जब आप एसआर पास कराओगे ना, जब आप एसआर पास कराओगे तो नॉर्मली आप एक नोटिस भेजेगी कंपनी। किसे भेजेगी? कंपनी अपने सारे मेंबर्स को क्या भेजेगी?
नोटिस भेजेगी कि भैया हमें एसआर पास करवाना है, यस और नो, तो उस नोटिस में क्या क्या डिटेल्स मेंशन होंगी उसका भी पॉइंट आपके सिलेबस में है। उसमें ये लॉजिकल है। मान लीजिए सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपने टोटल पैसा पब्लिक से कितना लिया था। हमारे केस में कितना था, 500 करोड़ रुपए। तो कंपनी ये बताएगी कि उसने टोटल पैसा लिया कितना था, 500 करोड़ लिया था। उसके बाद टोटल मनी यूटिलाइज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट्स स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में लिखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए, प्रोस्पेक्टस में लिखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए आपने कितनी मनी यूटिलाइज कर ली। मैंने ऊपर बताया था आपको कितनी मनी यूटिलाइज कर ली थी हमने, 200 करोड़ हमने यूटिलाइज कर लिया था, 200 करोड़ हम यूटिलाइज कर चुके हैं। फिर आपको उसमें बताना पड़ेगा अनयूटिलाइज्ड पैसा कितना है, कितना होगा, 300 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आपको बताना पड़ेगा आप अब चेंज क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या चेंज कर रहे हो। आपको चेंज बताना पड़ेगा कि अब हम अमेरिकन साइकिल की बात कर रहे हैं। रशियन साइकिल तो हो गई है जितनी मंगानी थी मार्केट में, लेकिन अब जो डिमांड आ रही है वो अमेरिकन साइकिल्स की आ रही है। एंड जस्टिफिकेशन कि क्यों कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमारे पास जब भी हमारे कस्टमर, मतलब इट कैन बी अ बिजनेस नेसेसिटी ना, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि भाई हमारे जो कस्टमर्स आते हैं, आजकल मेजॉरिटी लोग आ रहे हैं, 10 में से 8 लोग अमेरिकन साइकिल पूछते हैं कि अमेरिकन साइकिल है कि नहीं, और हमें उन्हें अपने आउटलेट से, रशियन साइकिल के आउटलेट से सॉरी कह के वापस भेजना पड़ता है, जिसमें हमारे पास इंक्वायरीज तो आ गई, लेकिन हमारे पास क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है इसीलिए हम अपनी सेल को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रशियन साइकिल्स है, नाउ दे आर इनफ फॉर द इंडियन मार्केट, बट फॉर द न्यू डिमांड दैट इज क्रिएटिंग इन द इंडस्ट्री, उसके लिए हमें जो है अमेरिकन साइकिल्स मंगानी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है अमाउंट प्रपोज्ड टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट। नए ऑब्जेक्ट में जो अमेरिकन साइकिल्स मंगा रहे हो इसके लिए कितना आप पैसा खर्चने वाले हो सकता है आप कह दो बचा हुआ सारा पैसा खर्चना चाहते हो सकता है नहीं, कह रहे इसमें भी 200 करोड़ लगाएंगे, बाकी के 100 करोड़ हम रशियन साइकिल में लगाएंगे, हो सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा, जैसे ही आप अल्टरेशन लाओगे तो कंपनी की अर्निंग कितने से बढ़ेगी, कंपनी का कैश फ्लो कितने से बढ़ेगा, एस्टिमेटेड, क्योंकि अभी बढ़ा नहीं है तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कितना बढ़ जाएगा अगर हम अमेरिकन साइकिल्स ले आएंगे। तो कोई और इंफॉर्मेशन जो कि मेंबर्स के लिए जरूरी है ताकि वो एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाए, ताकि वो ये डिसाइड कर पाए कि मुझे वोट अपना फेवर में डालना चाहिए या मुझे वोट अपना अगेंस्ट में डालना चाहिए। एंड प्लेस फ्रॉम वेयर any interested person may obtain a copy of the notice of the resolution to be passed, और अगर कौन सी जगह से उसे रेजोल्यूशन की कॉपी मिल सकती है, बस ये बात आपको बतानी पड़ेगी, नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन टू बी पास्ड। ठीक है, चलिए तो यहां पर बेटा हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज भी खत्म हो गया। कहां चला गया भैया, ऑब्जेक्ट क्लॉज भी हो गया, नॉमिनी क्लॉज हम पहले कर चुके थे। कैपिटल क्लॉज को चेंज करने के लिए बेटा ये वाला आपका टॉपिक आएगा, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स में। कैपिटल क्लॉज को चेंज करने के लिए हमें 2 सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 61 पढ़ेंगे, सेक्शन 66 पढ़ेंगे, तो मल्टीपल सेक्शन हम जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके सर, चलिए आगे चले। यस सर, बात करते हैं लाइबिलिटी क्लॉज। बात किसकी करते हैं, लाइबिलिटी क्लॉज की बात करते हैं। लाइबिलिटी क्लॉज में मैंने आपको बताया कि आपको एमओए नहीं चेंज कर रहे हो, एक्चुअली में आप कंपनी का टाइप चेंज कर रहे हो। अगर आप मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड कर रहे हो या अनलिमिटेड से लिमिटेड कर रहे हो, तो एक्चुअली में आप टाइप ऑफ कंपनी ही चेंज कर रहे हो। यानी पहले आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या गारंटी थी, जिसे आप अनलिमिटेड बना रहे हो, या अनलिमिटेड से कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या गारंटी में आप शिफ्ट हो रहे हो। तो उसकी बात हम सेक्शन नंबर 18 में करेंगे, जो बोलता है कि एक टाइप की कंपनी दूसरे टाइप की कंपनी में शिफ्ट होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। क्लियर है क्या सबको? यस सर। चलिए तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चल रहे हैं। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज, अगर कोई कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करना चाहती है, अगर कोई कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या करना चाहती है, अल्टरेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। मैं लेट मी गो टू दी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मान लो कौन सा पॉइंट चेंज कर देते हैं, कोई इजी सा पॉइंट लेते हैं, उसे चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए कोई इजी सा पॉइंट चेंज कर देते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ये पॉइंट लिखा हुआ है,
अब इस पॉइंट को हम क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो जब हम इस पॉइंट को चेंज करना चाहते हैं, इसमें कोई वर्ड ऐड करना चाहते हैं, या इस पॉइंट को यहां से डिलीट करना चाहते हैं, या इस पॉइंट की जगह कोई और नया पॉइंट रिप्लेस करके लिखना चाहते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एओए में चेंज कर रहे हैं। एओए में क्या कर रहे हैं, अल्टरेशन कर रहे हैं। एओए में अल्टरेशन कर रहे हैं, अल्टरेशन कर रहे हैं एओए में। और उसका प्रोसीजर आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 14 एकदम सिंपल सी बात बोलता है बेटा कि कंपनी, अगर तुम्हें अपना एओए चेंज करना है, अगर तुम्हें अपना एओए चेंज करना है, तो तुम्हें, चाहे तुम प्राइवेट कंपनी हो चाहे तुम पब्लिक कंपनी हो, तुम्हें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर मैं एक डिटेल्ड बताऊं आपको, डिटेल्ड एनालिसिस, अगर आप समझने के लिए रेडी हैं तो बताया जाएगा, नहीं है तो फिर कर दो। सर हम रेडी हैं सर, पक्के से रेडी हो, गारंटीड रेडी हो? हाँ सर। देखो, एओए को अल्टर करने के सबसे पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। अल्टर करने के लिए लॉ कह रहा है, सुनना, अगर तुम इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालना चाहते हो, अगर एओए में तुम इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालना चाहते हो, तो कह रहा है प्राइवेट कंपनी तुम्हें ऑल मेंबर्स का अप्रूवल लेना होगा, और पब्लिक कंपनी तुम्हें एसआर पास करना होगा। यह बात हमने पहले ही पढ़ ली है कि कोई भी कंपनी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालना चाहती है कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद, तो आपको इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी होगी तो सारे मेंबर्स का अप्रूवल लगेगा, पब्लिक कंपनी होगी तो एसआर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जिस क्लॉज पे आपने इंट्रेंचमेंट लगाया है, टू अल्टर द क्लॉज, टू अल्टर द क्लॉज, टू अल्टर द क्लॉज ऑन विच entrenchment is applicable, to alter the clause on which entrenchment is applicable। अगर आप उस क्लॉज को चेंज करना चाहते हैं जिसपे इंट्रेंचमेंट एप्लीकेबल है। सर नहीं समझा। अरे यार मैंने बताया तो था, मान लो कि गुरप्रीत सर हैं, वो कंपनी में लिखा हुआ है कि गुरप्रीत सर विल रिमेन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टिल हिज लाइफ टाइम, और उसको मैंने इंट्रेंचमेंट लगा दिया कि दिस क्लॉज कैन ओनली बी चेंज if 90% people agree, if 80% people agree, if 100% people agree, if 98% people agree, if 93, 75% से ऊपर जितना भी लिखूंगा, मतलब मैंने क्या लगा दिया, इंट्रेंचमेंट लगा दिया है, इंट्रेंचमेंट। तो अगर मुझे वो वाले क्लॉज को चेंज करना होगा तो क्या सिर्फ एसआर से काम चलेगा? नहीं, उस केस में हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, फुलफिल द कंडीशन, fulfill the condition mentioned in entrenchment clause। entrenchment clause में अगर 90% लिखा है 90 करो, 95% लिखा है 95, उस क्लॉज को चेंज करने के लिए इंट्रेंचमेंट क्लॉज में जितनी भी जो भी कंडीशन लिखी है वो फॉलो करनी पड़ेगी। फुलफिल द कंडीशन मेंशन्ड इन इंट्रेंचमेंट क्लॉज। इन दोनों को छोड़ के अदर केसेस, इन दोनों को छोड़ के अदर केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, एसआर पास कराना पड़ेगा, एसआर पास कराना पड़ेगा। ये बात हो रही है। आई होप अब आपको समझा होगा। दिस इज हाउ यू कनेक्ट द डॉट्स बिटवीन दिस सेक्शन 14 एंड सेक्शन 5। सेक्शन 5 में इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन लिखा है, सेक्शन 14 में एओए का अल्टरेशन लिखा है, बट जब आप दोनों को मर्ज करके पढ़ोगे तो एक्चुअली में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करने की ये बात मेंशन्ड है। ये 3 केसेस की बात होने वाली है। ठीक है, क्लियर है क्या सबको? यस और नो? यस सर। चलिए नेक्स्ट वो बोल रहा है एओए का अल्टरेशन करना। एओए को अगर आप अल्टर कर रहे हो, ये उसमें इंक्लूड है केस प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी का और पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी का। अब आपको ये भी लाइन नहीं समझी होगी। क्यों नहीं समझी होगी? वो बोल रहा है देखो, अगर आप प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी कन्वर्ट करना चाहते हो या पब्लिक कंपनी को
प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, दोनों ही केस में आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टरेशन करना पड़ता है। सर क्यों? याद करो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। अगर आपको प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन याद है जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। हमने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 कंडीशंस मेंशन होती है। तो जब आप प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में जा रहे हो, मतलब आप 3 कंडीशंस हटा रहे हो, 3 कंडीशंस हटा रहे हो। और जब आप पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में आ रहे हो, तो आप 3 कंडीशंस ऐड कर रहे हो। सर कौन सी 3 कंडीशन? बेटा ये कौन सी 3 कंडीशन है, इसके लिए चैप्टर 1 देखो, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन देखो, जब मैंने प्राइवेट और पब्लिक का कॉन्सेप्ट बताया होगा वहां पर समझेगा। ठीक है, ओके। 3 कंडीशंस ऐड कर रहे हो, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर वो 3 कंडीशन हटा रहे हो तो प्राइवेट से पब्लिक कंपनी हो जाएगी, अगर वो 3 कंडीशन ऐड कर रहे हो तो भैया पब्लिक से प्राइवेट हो जाएगी। सर अब एक बच्चा आएगा, सर 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 अगर मैं 3 में से सिर्फ एक कंडीशन हटा दूं तो अब उसे पब्लिक कहेंगे या प्राइवेट कहेंगे? मुझे बताओ, प्राइवेट कंपनी होने के लिए क्या तीनों कंडीशन आर्टिकल्स में मेंशन होनी चाहिए? द आंसर इज यस। अगर आप एक भी कंडीशन हटा दोगे तो वो कौन सी कंपनी में चली जाएगी? अपने आप पब्लिक कंपनी में चली जाएगी, ये याद रखना। ठीक है, तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना होगा। यहां पर भी आपको एसआर पास करना होगा, लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी होते हैं तो आपको सीजी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहां पे आपको सीजी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। सिर्फ एसआर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एसआर से काम नहीं चलेगा, यहां पर सीजी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यही पॉइंट बेटा यहां पर लिखा हुआ है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल यानी एओए को चेंज करके उन रेस्ट्रिक्शंस को हटा देती है जो एक प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में होनी चाहिए, मतलब अगर एक प्राइवेट कंपनी उन 3 रेस्ट्रिक्शंस में से किसी एक को भी हटा देती है, नॉर्मली तो तीनों ही हटाएगी, बट अगर किसी एक को भी हटा देती है तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं रहती उस दिन से। किस दिन से? जिस दिन से उसने अपना एओए में से उन 3 कंडीशंस को हटाया है। कौन सी 3 कंडीशंस? चैप्टर नंबर 1 प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी का डिस्कशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जैसे ही आप चेंज करोगे, जैसे ही आप अपने एओए को चेंज करोगे, तो ये एओए का चेंज आपको आरओसी को कितने दिन के अंदर बताना पड़ेगा? 15 दिन के अंदर बताना पड़ेगा। आरओसी को एओए के चेंज करते ही 15 दिन के अंदर बताना पड़ेगा। कोई भी चेंज एओए में होगा वो बताना पड़ेगा। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल कब लिया होगा? कब लिया होगा बताओ? सर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मैंने लिया होगा जब मैं पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। और एक और केस है, अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी होंगे तो भी अगर आप करते हो तो भी आपके पास सीजी का अप्रूवल लेना होता है। तो अगर आपने उनका अप्रूवल लिया होगा प्लस प्रिंटेड कॉपी किस चीज की? नए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, चेंज्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रिंटेड कॉपी देनी पड़ेगी। और जैसे ही ये नया एओए रजिस्टर हो जाएगा आरओसी के पास तो हम ये मानेंगे कि आपका एओए ऐसा ही था ओरिजिनली, ऐसा ही था ओरिजिनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कई बार होता है बेटा कि कंपनी क्या करती है, एओए चेंज कर लिया, आर्टिकल्स में चेंज कर लिया, रेजोल्यूशन पास कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब किसी ने एओए की कॉपी मांगी, जब किसी ने एओए की कॉपी मांगी तो उसे पुराने एओए की कॉपी दे दी। एमओए चेंज कर लिया, लेकिन जब किसी ने कॉपी मांगी तो उसे पुराने एमओए की कॉपी दे दी। आप मुझे बताओ, अगर हम किसी इंसान को पुराने एओए या एमओए की कॉपी दे दे, जबकि उसे देनी कौन सी चाहिए थी? हमें नई कॉपी देनी चाहिए थी, लेकिन हमने उसे किसे दे दी? पुरानी कॉपी दे दी। तो वो कह रहे हैं, लॉ कह रहा है कि भाई कोई भी चेंज होगा आपके एमओए या एओए में, कोई भी चेंज अगर आपके एमओए या एओए में हो रहा है ना, वो आपको हर कॉपी में नोट करना है, हर कॉपी में नोट करना है। और अगर कंपनी इसे नोट नहीं करती, इसमें डिफॉल्ट कर देती है, तो कंपनी के ऊपर और कंपनी के उस हर ऑफिसर के ऊपर जिसका डिफॉल्ट था, जिसकी गलती थी, उस पर 1000 रुपीज पर कॉपी, 1000 रुपीज पर कॉपी, यानी 10 कॉपी तो 10,000, 20 कॉपी गलत गई तो 20,000, जितनी कॉपीज गलत जाएगी उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये बहुत बड़ी पेनल्टी है, इसीलिए हमें हर कॉपी जो है वो अब नए वाली, अल्टर्ड वाली ही देनी है। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने आपको जैसा पहले बताया था, अगर आपको याद होगा कि भैया, ओ भैया
अगर कोई भी आउटसाइडर, कोई भी पर्सन कंपनी का एओए या एमओए पढ़ना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, एमसीए की वेबसाइट पर जाकर 100 रुपए पे कर कर किसी भी कंपनी का एओए एमओए वगैरह पढ़ सकता है। लेकिन अगर आप उस कंपनी के मेंबर हो, तो आपको एमसीए की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा कंपनी से ही कह सकते हो कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, सो ऑन बीइंग रिक्वेस्टेड बाय मेंबर, अगर कंपनी का मेंबर कंपनी से रिक्वेस्ट करता है, क्या या तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मांग रहा है देखने के लिए, या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मांग रहा है, या वो एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन मांग रहा है जिसकी बात सेक्शन 117 में हुई है। सर सेक्शन 117 में किसकी बात हुई है? जब सेक्शन 117 आएगा पता चल जाएगा। अभी के लिए बस ये याद रखो, वो एग्रीमेंट या वो रेजोल्यूशन जिसकी बात सेक्शन 117 में हुई है। ठीक है, ओके सर। उसने पेमेंट भी कर दी, कितनी फीस की? जितनी फीस डिसाइडेड थी उतनी फीस की पेमेंट भी कर दी डॉक्यूमेंट मांगने के लिए। तो कंपनी तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम उस मेंबर को 7 दिन के अंदर, कहां से 7 दिन? जिस दिन उसकी रिक्वेस्ट आई उस रिक्वेस्ट के 7 दिन के अंदर तुम्हें, अगर उसने एमओए मांगा एमओए की कॉपी, अगर उसने एओए मांगा एओए की कॉपी, अगर उसने वो एग्रीमेंट और रेजोल्यूशन मांगे हैं जिनकी बात सेक्शन 117 में हुई है, तो उनकी कॉपी तुम उसे प्रोवाइड कर देना। सर अगर 7 दिन में प्रोवाइड नहीं करी, इफ डिफॉल्ट करा आपने इस सेक्शन के अंदर, अगर कंपनी आपने इस सेक्शन के अंदर डिफॉल्ट किया, तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 1000 रुपीज की पेनल्टी लगेगी। लेकिन वो मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 1000 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगेगी, बट मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 1 लाख रुपए तक की जा सकती है, बिकॉज यहां पे लिखा है विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो जितने दिन डिले करोगे पैसा उतना बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। इसका मेजर पोर्शन बेटा हम पढ़ चुके हैं। सर क्यों झूठ बोलते हो? बेटा तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा बताओ? इसका मेजर पोर्शन था, हमने 4 केसेस पढ़े थे रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होने के, जिसमें सिर्फ 4th केस है जिसमें एक्चुअली में एमओए चेंज हो रहा था जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा था। बाकी तीनों केसेस हमने सेक्शन 12 के थे कि अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज करना चाहती है तो मैंने यहां पर लिख दिया है रेफर चार्ट। ऊपर चार्ट दिया हुआ है रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने का एक ही जगह पर, ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े। वहां से आपने पढ़ लिया, आपका काम खत्म हो गया। तो सर मतलब ये पढ़ना नहीं है क्या? अरे भाई बाकी की चीजें तो पढ़ेंगे ना दोस्त, ऐसा थोड़ी है कि बाकी की चीजें नहीं पढ़ेंगे। बाकी की चीजें पढ़ेंगे मेरे दोस्त, जो बाकी चीजें सेक्शन 12 में लिखी है वो तो पढ़नी पड़ेगी हमें। चलिए चला जाए। यस सर, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सेक्शन 12 ये कहता है कि कंपनी तुम्हें जरूरत नहीं है कि जिस दिन तुम इनकॉर्पोरेट हो उसी दिन तुम्हारे पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए ना। लॉ कह रहा है मैं तुम्हें 30 दिन का टाइम दूंगा, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन कंपनी तुम इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी किस दिन इनकॉर्पोरेट हुई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देख लेना, वहां डेट मेंशन होती है। वहां से 30 दिन का वक्त मैंने तुम्हें दिया है, किस चीज के लिए? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को फाइनल करने के लिए। लेकिन उस 30 दिन के अंदर तुम्हें रजिस्टर्ड ऑफिस फाइनल करना पड़ेगा। एंड रजिस्टर्ड ऑफिस फाइनल कर लिया, उसके बाद एट ऑल टाइम्स देयर आफ्टर, मतलब उस डिसीजन के बाद, जब तुमने एक बार रजिस्टर्ड ऑफिस अपना फाइनल कर लिया, उसके बाद जब तक कंपनी चल रही है, क्योंकि कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी शॉल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी के पास क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। और रजिस्टर्ड ऑफिस का पर्पस यहां पर क्या होगा कि जहां पर कम्युनिकेशन या नोटिसेस भेजे जा सके, और सिर्फ भेजे ना जा सके, वहां पर कोई रिसीव करने वाला भी हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब मान लो कि मैंने झूठा बोल दिया, झूठा मतलब मैंने कह दिया कि जी मेरा ऑफिस यहां पर है, रजिस्टर्ड ऑफिस मैंने बता दिया, बट एक्चुअली में वहां पर कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है ही नहीं, वहां पर मैंने ऑफिस लिया ही नहीं। तो क्या होगा? तो इसके लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा?
वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो लॉ ने कहा कंपनी शॉल फर्निश टू आरओसी। हमें पता है कंपनियां ऐसा कर सकती हैं कि भैया सच में ऑफिस ना लेकर, कोई रजिस्टर्ड ऑफिस ना होकर सिर्फ एड्रेस हमें दे दें, तो एड्रेस से तो काम नहीं चलेगा ना। सो कंपनी को आरओसी को फर्निश करनी पड़ेगी, यानी फाइल करनी पड़ेगी क्या, वेरिफिकेशन रिपोर्ट। किसकी, रजिस्टर्ड ऑफिस की, इन कॉर्पोरेशन के 30 दिन में, कि भैया वहां पर एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, इसकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट देनी पड़ेगी, जिसके साथ ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्स के अटैचमेंट जाती है। अगर कंपनी ने खरीदा है तो कंपनी की टाइटल डीड जाएगी, अगर कंपनी ने रेंट पे लिया है तो कंपनी ने जो रेंट एग्रीमेंट किया होगा वो जाएगा एज अ प्रूफ, है ना। तो वो चीज की बात यहां पर हो रही है। उसके बाद ये थोड़ा सा जो है पॉइंट जो है भटक जाता है, यहां से 4th पॉइंट से ये भटक जाता है। रजिस्टर्ड ऑफिस की बात चल रही थी, फिर एकदम से ये खो जाता है सेक्शन, बीच में ही पता नहीं कहां चला जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट ऐसा हो गया। अब ऐसा हो गया तो जो लिखा है वो पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है कि हर कंपनी को पेंट करना पड़ेगा या अफिक्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, अपना नाम, अपना एड्रेस। किस चीज का एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। कहां पर, अपने हर ऑफिस के बाहर जहां पर वो बिजनेस करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं फिजिक्स वाला की बात करता हूं तो आज की तारीख में बेटा फिजिक्स वाला के अलग अलग जगह 30+ ऑफलाइन सेंटर्स हैं। ठीक है, आज की तारीख में फिजिक्स वाला के 30+ ऑफलाइन सेंटर्स हैं, जिनको हम विद्यापीठ बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब ये इनके रजिस्टर्ड ऑफिस तो नहीं है, ये तो इनके ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं, जहां पर ऑफलाइन कोचिंग होती है। और अब तो सीए वाला का भी बेटा आपको पता होगा, लक्ष्मी नगर में आ गया, नहीं पता है क्या, सीए इंटरमीडिएट की कोचिंग चालू हो गई है, ऑफलाइन सेंटर आ गया लक्ष्मी नगर में, है ना। कोई बात नहीं, नहीं पता तो इट्स ओके, है ना। चलिए, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं, तो वो कह रहे हैं आपको अपने हर बिजनेस ऑफिस के बाहर, अपने हर ऑफिस के बाहर क्या लगाना पड़ेगा, कंपनी का नाम मेंशन करना पड़ेगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। यही बात यहां पर लिखी हुई है। इन अ कॉन्स्पिशियस प्लेस मतलब ऐसी जगह पर जहां पर लोगों को दिखे। अगर आप कभी मॉल वगैरह जाते हो मूवीज वगैरह देखने, तो वहां पर ना हमेशा फ्री वाटर भी होता है और वो लोग ड्रिंकिंग वाटर की बोतल भी बेचते हैं। तो फ्री वाटर होता है ना, उन्होंने कोने में कहीं छुपा रखा होता है, इधर उधर जाओगे तो दिखेगा। हो सकता है कई बार टॉयलेट के ही जो वॉशरूम होता है उसके ही बाहर एकदम सामने रखा हुआ होता है ना, तो वो एकदम कोने में रखा होता है। वो कॉन्स्पिशियस प्लेस नहीं है कि एकदम दिख के आ जाए। हमने कहा भाई हमें कॉन्स्पिशियस प्लेस पे चाहिए क्या, जो दिख के, और ऐसे लेजिबल लेटर्स में चाहिए। लेजिबल लेटर्स का मतलब है जो वहां पे क्या कहते हैं, पढ़ने में आए। कई बार अगर मैं ऐसे लिख दूं, देख लो, ये मैंने कंपनी का नाम लिखा है फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड। इज दिस लेजिबल, क्या आप इसे रीड कर पा रहे हो, नहीं। क्या इसे आप रीड कर पा रहे हो, यस। तो ये लेजिबल है और ये लेजिबल नहीं है, तो वो कह रहे हैं लेजिबल लेटर में होना चाहिए। कौन सी लैंग्वेज में, उस लोकेलिटी में जो जनरली यूज होती है। आजकल नॉर्मली हम हर जगह इंग्लिश में ही लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश हर जगह यूज हो ही जाती है। बट अगर कहीं ऐसी हमें लोकेलिटी मिलती है जहां पर हमें लगता है कि यार इंग्लिश का बिल्कुल ही चलन नहीं है, गांव वगैरह में अगर आपने ऑफिस खोल लिया तो भाई ये तो हम उसको इंग्लिश के साथ फिर उनकी लैंग्वेज जो भी वहां चलती होगी, हिंदी हरियाणवी जो भी चलती है, वो भी उसमें भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है, यस। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। क्या ये रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड पॉइंट है, नहीं, ये तो जनरल पॉइंट हो गया कि कंपनी तुम्हारा कहीं भी ऑफिस है, कोई भी ऑफिस है, वहां पर अगर मान लो हमने दुबई में भी ऑफिस खोल लिया, क्या वहां पर भी लिखना पड़ेगा, वहां पर भी लिखना पड़ेगा। यानी आउटसाइड कंट्री भी ऑफिस खोलोगे, कहीं भी ऑफिस है तो वहां पर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कॉमन सील का पॉइंट। सारे बच्चे बताओ, कॉमन सील मैंडेटरी होती है या ऑप्शनल। सर कॉमन सील आज की तारीख में ऑप्शनल है, बट अगर कंपनी चाहे तो कॉमन सील को ऑप्ट कर सकती है, और इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कॉमन सील इफ एनी, अगर है तो लॉ कह रहा है कॉमन सील में भी कंपनी का नाम इनग्रेव्ड मतलब जब आप स्टैम्प बनाते हो कॉमन सील की, तो वहां पर वो लेजिबल कैरेक्टर्स में इनग्रेव्ड होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप कॉमन सील लगाओगे तो वहां पर कंपनी का नाम छपकर आ जाएगा, कंपनी का नाम छपकर आ जाएगा। नेक्स्ट
कंपनी के जो बिजनेस लेटर्स होते हैं, कंपनी के जो बिल हेड्स होते हैं, कंपनी के जो लेटर पेपर्स या कोई भी ऑफिशियल पब्लिकेशन है, कोई भी ऑफिशियल पब्लिकेशन है, तो फॉलोइंग डिटेल्स प्रिंटेड, आपको बिजनेस लेटर्स पे, बिल हेड्स पर, लेटर पेपर्स पे क्या क्या मेंशन करना है? आपको कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर अगर है तो, ईमेल और वेबसाइट एड्रेस अगर है तो, ये सारी बातें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। बट ये कहां पर मेंशन होने की बात हुई है? कंपनी के हर बिजनेस लेटर, बिल हेड, लेटर पेपर्स या किसी भी ऑफिशियल पब्लिकेशन में ये सारी बातें कंपनी जो है मेंशन करेगी, ये सारी बातें जो है कंपनी जो है मेंशन करेगी। प्लस अगर कंपनी कोई प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज बनाती है, सर प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है यार? बेसिक्स इतना तो पता होगा ना यार दोस्त, ठीक है। प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं? अकाउंटिंग में भी था, पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी था, है ना? तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब भी नॉर्मली क्रेडिट वगैरह सेल होती है तो ये वहां पर यूज करे जाते हैं। अब ये मान लें हुंडीज जो होती थी वो पास में चलती थी, अब इतनी रेलेवेंट नहीं है, तो उन पर भी कंपनी का नाम छपा होना चाहिए, उन पर भी कंपनी का नाम प्रिंटेड होना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये बताई कि मान लो मेरी कंपनी का नाम पहले एक्स लिमिटेड था और मैंने अब अपनी कंपनी का नाम वाई लिमिटेड कर लिया, मैंने अपनी कंपनी का क्या कर लिया? नाम चेंज कर लिया। तो लॉ कह रहा है जहां जहां तुम अपनी कंपनी का न्यू नाम लिखते हो, कहां लिखा होगा? हर प्लेस ऑफ बिजनेस पे लिखा होगा, अभी बताया, बिजनेस लेटर्स पे लिखा होगा, है ना? वहां पर तुम्हें अपनी कंपनी का ओल्ड नेम भी लिखना पड़ेगा 2 सालों तक। 2 सालों तक तुम्हें 2 सालों तक तुम्हें लिखना पड़ेगा। इन केस ऑफ नेम चेंज ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स, तो आपको फॉर्मर मतलब पुराना नेम एज वेल मतलब न्यू नेम के साथ नीचे, आप नॉर्मली अगर आप देखोगे ना वो ऐसे दिखता है। मान लीजिए एक्स लिमिटेड, न्यू नेम क्या है? वाई लिमिटेड, और यहां पर लिखा होगा फॉर्मली नोन एज, फॉर्मली नोन एज एक्स लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज एक्स लिमिटेड, ऐसे दिखता है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी ओपीसी है, अगर आपकी कंपनी ओपीसी है तो क्या होगा उस केस में? मान लीजिए एक पर्सन ने ओपीसी खोली है, गुल्लू प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा 1 पर्सन कंपनी, ताकि उसे पता चले कि ये एक 1 पर्सन कंपनी है, इसीलिए आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, वर्ड 1 पर्सन कंपनी टू बी मेंशन इन ब्रैकेट बिलो सच नेम, नाम के नीचे ब्रैकेट में आपको 1 पर्सन कंपनी मेंशन करना पड़ेगा, ताकि उसे देखते ही पता चल जाए कि ये एक 1 पर्सन कंपनी है, ये एक 1 पर्सन कंपनी है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि अगर आपने ऊपर की बातों को फॉलो नहीं करा, अगर आपने ऊपर की बातों को फॉलो नहीं करा, तो कंपनी और उसके हर ऑफिसर इन डिफॉल्ट जिसकी गलती है उस पर 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी लग जाएगी, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग जाएगी। एंड अगर आरओसी को पता चल गया, आरओसी के पास कोई रीजनेबल रीजन है, ग्राउंड मतलब रीजन है बिलीव करने का कि कंपनी बिजनेस नहीं कर रही, कंपनी रजिस्टर्ड तो हो गई, कंपनी रजिस्टर हो गई लेकिन बिजनेस नहीं कर रही है, तो वो आपसे आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवा सकती है। एंड अगर उसे लगा कि आप सच में बिजनेस नहीं कर रहे हो, प्रूफ हो जाता है, कोई भी डिफॉल्ट मिलता है, तो ऐसी कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से रिमूव कर दिया जाता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से रिमूव कर दिया जाता है। वो सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है और रजिस्टर हो गई और बिजनेस नहीं कर रही है, तो ऐसी कंपनियों का तो नाम आरओसी रिमूव कर सकता है। ऑफ कोर्स आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, होमवर्क दे देते हैं। यस सर, चलिए होमवर्क। 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, 16, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15,
क्वेश्चन 16। ठीक है, चलिए बस इतना हो गया। मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट सेशन में हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे ओवर हो जाएंगे। सर थैंक यू स्लाइड दिखा दीजिए। चलिए थैंक यू स्लाइड दिखा देते हैं। ओके टाटा बाय बाय।